अब मैं करा रहा हूं आपको बैड डेट की एंट्री। बैड डेट, बैड डेट क्या होता है? बैड डेट मैंने कहा था आपको, एक बार पहले भी बताया था कि ये ऐसा अमाउंट है जो इररिकवरेबल है। अब ये रिकवर नहीं होने वाला, हमारे लिए लॉस हो चुका है। इररिकवरेबल मतलब मैंने किसी को उधार में माल बेचा, भाग गया, वो नहीं दे रहा पैसे, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब मैं क्या करूं? मेरे लिए तो ये लॉस है ना। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, पूरी मैं एक लैंग्वेज बताता हूं। लिखा है इसमें, देखो बैड डेट की एंट्री में कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी, वो लैंग्वेज पहले समझो। इसमें लिखा है सोहन बिकम इंसॉल्वेंट। सोहन था एक बंदा, हमारा डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया। ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹70 इन ए रूपी रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमें 70 पैसे ₹1 में मिले हैं। ही ओड मी ए डेट ऑफ ₹10,000। उसने मेरे देने थे 10,000। इसके बारे में इंसॉल्वेंट क्या होता है ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से सुन लो। इंसॉल्वेंट का मतलब, इस एंट्री को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी कहानी बताता हूं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, दिवालिया। दिवालिया बैंकक्रप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, उसकी एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, मतलब अपनी सारी एसेट्स भी बेच देना तो भी अब अपने क्रेडिटर्स के पैसे नहीं चुका पाएगा। तो वो बंदा क्या करेगा? कहने से इंसॉल्वेंट नहीं होता कि वो सबको कह दे जी मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं। ऐसे तो कोई भी जिसकी नीयत खराब हो जाए वो कह दे मैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट फिर कैसे होता है? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट किसी भी इंसान को इंसॉल्वेंट कोर्ट घोषित करती है, उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। ये कानूनी लीगल एक्शन होता है, मतलब लीगली वो इंसॉल्वेंट घोषित होता है, तब इंसॉल्वेंट माना जाता है। कैसे होता है सुनो। मान लिया सोहन एक बिजनेसमैन है, उसकी एसेट्स जो है वो कम है, उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो चुकी है, उसके क्रेडिटर्स बहुत सारे हैं। मान लिया कोई क्रेडिटर्स की लिस्ट है पूरी, किसी ने लेने हैं उससे 10,000, किसी ने लेने हैं उससे 5,000, किसी ने लेने हैं उससे 8,000, किसी ने लेने हैं उससे 40,000, किसी ने लेने हैं उससे 50,000। ऐसी उसकी क्रेडिटर्स की लिस्ट है, रोज आ रहे हैं, वो रोज उसको धमकी देते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। क्या करे वो क्या करेगा? उसके पास एक रास्ता है, वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाकर वो अपील करेगा जी मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। वो अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर जाएगा, सब कुछ शो करेगा कि देखो रियल में मेरी अकाउंट्स की बुक है, मैंने इतने का माल बेचा है, इतना मुझे लॉस हुआ है, मैं क्या करूं। तो कोर्ट यानी कि एक ऑफिशियल रिसीवर समझ लो, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेगा कोर्ट। एक ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं उसे, वो अपॉइंट करेगा कि भाई तू इसका केस देख। ऑफिशियल रिसीवर सारा उसका चेक करेगा, वाकई में हाँ जी लॉस हो रहा है। तो ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा? उसकी जितनी भी, सोहन जो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी जितनी भी एसेट्स है वो सब की सब फोरफीट कर लेगा। फोरफीट का मतलब जब्त कर लेगा। अब एसेट सारी की सारी जब्त कर भी ले तो भी उसका मतलब लॉस तो पूरा होगा नहीं। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट, अभी मैंने क्या बताया, उसकी सारी की सारी एसेट जब्त कर लेगा और इन क्रेडिटर्स को मना कर देगा कि भाई तुम आज के बाद सोहन से पैसे लेने नहीं जाओगे। जिसको पैसे लेने हैं कोर्ट कहेगा मेरे पास आओ, सोहन से पैसे मांगने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि सोहन हो गया इंसॉल्वेंट, अब वो पैसे देने की हालत में नहीं है। और कोर्ट ये भी कहेगा हमने उसकी सारी एसेट्स भी ले ली है, अब आप उसके पास नहीं जाओगे। ठीक है जी, नहीं जाएंगे। अब क्रेडिटर्स क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट क्या करेगा? क्या कोर्ट अपनी जेब से देगा? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट में यानी कि जो ऑफिशियल रिसीवर है वो क्या करेगा? उसने सारी एसेट जब्त कर लिया उसकी। अब मान लिया उसकी सारी एसेट्स बेच बाच के, उसकी सारी एसेट्स सोल्ड कर दी, ऑफिशियल रिसीवर ने बोली लगा दी, उसकी सारी एसेट्स बेच के आए कोर्ट के पास 2 लाख रुपए। और क्रेडिटर्स, कोर्ट ने देखा भाई एसेट्स बेच के तो 2 लाख आए और इसकी लायबिलिटी कितनी है। कोर्ट ने देखा ऐसे जैसे क्रेडिटर ये मैंने बताया, ऐसे और भी बहुत सारे क्रेडिटर है ना। लायबिलिटी देखी, टोटल बन रही है जी
4 लाख रुपए। तो कोर्ट के सामने तो बड़ा धर्म संकट हो गया। एसेट्स बेच के पैसे आए हैं 2 लाख, लायबिलिटी है 4 लाख, है ना, 4 लाख की लायबिलिटी। अब कोर्ट क्या करेगा? इन क्रेडिटर्स की जो लाइन लगी हुई है किसको पैसे देगा? अब कोर्ट के देखो क्या करेगा। कोर्ट कहेगा कि देखो इस बंदे की एसेट्स 2 लाख, जो एसेट्स बेच के 2 लाख आए हैं, लायबिलिटी 4 लाख, यानी कि हमें, कोर्ट कहेगा जी हमें 50% रिसीव हुआ है ना। कोर्ट यही कहेगा ना कि भाई 4 लाख की लायबिलिटी है, 2 लाख रुपए हमने इसकी एसेट बेच के आए हैं, तो यानी कि कुल मिला के हमारे पास 50% है। तो कोर्ट सभी क्रेडिटर्स को क्या कहेगा, भाई हमें 50% मिले हैं लायबिलिटी के हिसाब से, तो सबको 50% ही मिलेंगे, और 50% लो और अपने घर जाओ, और आज के बाद कोई भी ना तो हमारे पास आएगा और ना ही सोहन के पास आएगा पैसे लेने। समझ में आ गया? अच्छा, अब यानी कि जिसने 10,000 लेने थे, कोर्ट कहेगा तू पकड़ 5,000 और चल। जिसने 5 लेने थे उसको कहेगा कोर्ट 2,500 पकड़ और तू भी जा। 8 वाले को 4,000, 40 वाले को 20,000, 50,000 वाले को 25,000। क्यों 50% पे फैसला कर दिया? क्योंकि कोर्ट कहेगा हमें मिला ही 50% है, तो हम सबको 50% ही देंगे। अगर ये ऐसा होता कि लायबिलिटी होती 8 लाख और मिले होते 2 लाख, तो इसका मतलब कितने परसेंट पैसे मिले हैं एसेट्स बेच के? एसेट्स यानी कि ये 25% ही तो मिला, सिर्फ 8 लाख की लायबिलिटी और सिर्फ 2 लाख रिसीव हुआ है, सिर्फ 25% ही तो रिसीव हुआ है। तो कोर्ट कहेगा भी हमें 25% रिसीव हुआ है, तो सबको 25% मिलेगा, यानी कि 10,000 वाले को 25%, चलो 2500 पकड़ और तू जा। 5,000 वाले को 25%, 5,000 का 25% हो गया 1250, 1250 दे और तू जा। 8,000 वाले को भी 25%, मतलब 8,000 का 25% हो गया 2,000 रुपये, तू जा। समझ में आ गया? तो इन क्रेडिटर्स का फैसला कोर्ट कैसे करता है? जितनी लायबिलिटी के हिसाब से एसेट बेच के पैसे आए हैं, जितना परसेंट आया सबको उतना उतना दे दिया जाता है। अब तुम कहोगे फिर ये क्रेडिटर्स तो घाटे में रह गए, जिसने 10,000 लेने थे वो 5,000 लेके घर चला गया। हाँ, इनके लिए 5,000 रुपये लॉस है, इनके लिए वो बैड डेट हो गए। क्रेडिटर्स के लिए वो पैसा बैड डेट हो गया, उनको वो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, कल को अगर सोहन के पास पैसे आ जाए और उसकी नीयत अच्छी है, वो देना चाहे दे सकता है, तो ऑब्वियसली क्यों मना करेंगे, लेकिन ये फोर्स नहीं कर सकते पैसे देने को। समझ में आ गया? तो ये सारी कहानी थी इंसॉल्वेंसी की। अब समझो इसका जो एंट्री कैसे होगी जर्नल में। यहां पे भी ये लिखा है, सोहन बिकम इंसॉल्वेंट, सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 70 पैसे इन रूपी। देखो ये जो 70 पैसे इन रूपी, ये जो लिखने का ना एक तरीका है, बस बात वही है कि 70%, 70 पैसे मतलब 70% मिला है उसके बेच बाच के। अगर यहां लिखा होता 50 पैसे इन रूपी, तो इसका मतलब 50% मिला उससे बेच बाच के। समझ में आ गया? तो ये बस एक लिखने का तरीका है, बात वही है। 70 पैसे इन रूपी, 1 रुपए में 70 पैसे मतलब 70%। ठीक है, तो आप इसे मन में सोच सकते हो 70%। तो सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड यानी कि जो भी अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल मिलेगा वो 70 पैसे मिलेगा 1 रुपए में, यानी कि 70% मिलने वाला है उसके ऑफिशियल रिसीवर से। मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई अब 70% लो और घर जाओ। ही ओड मी ए डेट ऑफ 10,000 और मैंने उससे लेने थे 10,000। अब मुझे बताओ कितने रुपए मिलेंगे मुझे। ध्यान से देखो ये एंट्री, जब भी बैड डेट की एंट्री आएगी ऐसा ही होगी। कैश अकाउंट डेबिट। अब आप कहोगे कैश कहां मिला? हाँ मिला, सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने 10,000 लेने थे, तो 70% तो मिले ही है ना। तो कैश डेबिट, और देखो बैड डेट अकाउंट डेबिट, और टू सोहन से अकाउंट। देखो ध्यान से, कितने लेने थे सोहन से? 10,000। मिले कितने? 7,000। कितने डूब गए? 3,000। ये देखो कैश बैड डेट की एंट्री। फिर से देख लो, इसको मैं ओवरव्यू कर देता हूं। 10,000 रुपए मैंने सोहन से लेने थे और वो हो गए इंसॉल्वेंट, और कोर्ट कह रहा है जी 70 पैसे यानी 70% मिलेगा आपको। ठीक है जी, सोहन खत्म हो गया 10,000 रुपए से। अब तुम कहोगे सोहन क्रेडिट क्यों हुआ? देखो कभी जब मैंने सोहन को माल बेचा होगा तो क्या एंट्री की होगी? कभी जब बेचा होगा सोहन टू सेल यही एंट्री की होगी ना,
उसको जब 10,000 रुपए का माल बेचा, यानी कि जब सब कुछ ठीक ठाक था, तो जरूर मैंने सोहन टू सेल एंट्री की होगी उस समय जब उसको माल बेचा होगा। उस समय थोड़ा ना मुझे सपना आ रहा था कि सोहन तो इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो मैंने तो बड़ी खुशी खुशी सोहन को माल बेच दिया था, सोहन को अपना डेटर बना लिया था, ये सोच के कि पैसे आ जाएंगे। लेकिन आज तो उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, तो अब तो सोहन से पैसे नहीं आने हैं, है ना। तो आए हैं, पूरे नहीं आए लेकिन कुछ तो आए हैं ना। कितने आए? कैश आ गया 7,000, बैड डेट डूब गए 3,000, और देखो सोहन को मैंने 10,000 से डेटर बनाया था, पूरे 10,000 से खत्म। अब तुम कहोगे सर पूरा 10,000 कहां दिया उसने, लेकिन जब मुझे कोर्ट ने कह दिया कि अब के बाद सोहन 1 रुपया भी नहीं देगा आपको, ना आप उससे लेने जाओगे, तो इसका मतलब मुझे तो पूरा सोहन जो डेटर बना हुआ है पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा ना, कोर्ट के कहे अनुसार, कि मैं अब आज के बाद सोहन को अपना डेटर नहीं बना सकता, मुझे उसको अपनी बुक से हटाना है, क्योंकि मैं उससे पैसे मांग ही नहीं सकता आपके बाद। तो जो सोहन मेरा 10,000 का डेटर बना हुआ था, देखो डेबिट में था ना डेटर बना हुआ, खत्म कर दिया, पूरा का पूरा 10,000 क्लियर। मिले कितने? 7, 3,000 रुपए मेरे लिए लॉस। सारे लॉस मैंने कहा था हमेशा डेबिट में आते हैं, तो बैड डेट भी एक तरह का लॉस है, तो ये भी डेबिट में आएगा। आ गया समझ में? तो जब भी बैड डेट की एंट्री होगी, कैश आ गया, पूरे पैसे नहीं आएंगे इसलिए कैश, कुछ बैड डेट, कुछ कैश आएगा, कुछ बैड डेट होगा, ठीक है। और 2 जिससे हमने लेने थे। एंट्री समझ नहीं आई तो एक बार फिर से देखना, बार बार रिपीट करके देखना वीडियो को, इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसी में एक और एंट्री देखो, राम, क्या एंट्री है? राम इंसॉल्वेंट हो गया इस बार, ही ओड मी डेट ऑफ 5,000, मैंने उससे 5,000 लेने थे, राम इंसॉल्वेंट हो गया। यहां लिखा नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी एस्टेट बेच के कुछ भी नहीं आया, तो क्या एंट्री करेंगे? ये एंट्री अभी तो मैंने बताई बैड डेट की एंट्री होगी कि कुछ कैश आ जाएगा, कुछ बैड डेट हो जाएगा और उसको खत्म करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ एंट्री, चलो अभी मैंने बताया था वही एंट्री कर रहा हूं मैं, कैश बैड डेट टू राम, यही एंट्री मैंने बताया था। इंस्टॉलमेंट में जब भी होगा कोई भी बैड डेट होगा तो यही एंट्री होगी। क्या यही एंट्री होगी अभी भी? राम से मैंने 5,000 लेने थे और उसकी ऑफिशियल रिसीवर से, उसकी एस्टेट से, उसकी संपत्ति बेचकर कुछ भी नहीं मिला, मैंने उससे 5,000 लेने थे, तो मेरे कितने बैड डेट हो गए? पूरे के पूरे 5 ही बैड हो गए ना। तो कैश तो मिला नहीं, है ना, कैश तो मिला नहीं, सारे के सारे ही बैड हो गए, यानी कि जो मैंने राम से 5,000 लेने थे पूरे के पूरे बैड डेट हो गए, कुछ नहीं मिला। समझ में आ गया? ऐसा भी हो जाता है कई बार, कोई लोग इंसॉल्वेंट होते हैं, उनकी एसेट ही नहीं होती, सब कुछ खत्म हो चुका है उनका, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी है। तो ऐसे में कोर्ट क्या ऑर्डर देगी? ठीक है भाई, उससे तो कुछ मिला नहीं, वो इंसॉल्वेंट है, जाओ तुम्हारे सारे पैसे बैड डेट हो गए। तो यहां यही हुआ, राम इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी एसेट से कुछ भी नहीं मिला, तो सारे के सारे मेरे बैड डेट हो गए, ठीक है। एक और एंट्री देखो, ₹7,000 रिसीव फ्रॉम मोहित विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड, कि मैंने मोहित से 7,000 रुपए लेने थे, आगे देखो ध्यान से, विच वॉज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म हो चुके थे, रिटर्न ऑफ का मतलब राइट ऑफ, यानी कि हम मिटा चुके थे उसे अपनी बुक से, एज बैड डेट, बैड डेट समझ के हम भूल चुके थे लास्ट ईयर, पिछले साल, है ना, पिछले साल मोहित इंसॉल्वेंट हो गया होगा, उससे 7,000 लेने थे, हम भूल चुके थे, नाउ रिकवर्ड। अब क्योंकि मोहित एक अच्छा इंसान होगा, वो आज हमें पैसे दे गया, हालांकि लीगली मैं उससे मांग नहीं सकता था, मुझे तो कोर्ट ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसका हिसाब किताब अपनी बुक से हटा दिया था। मैंने सोच लिया था मेरे पैसे डूब गए, मैंने सोच लिया था मुझे नुकसान हो गया, इसलिए उसे मैंने राइट ऑफ कर दिया था, अपनी बुक से मिटा दिया था। लेकिन अब मुझे वो 7,000 रिसीव हो गए, रिकवर हो गए, क्या एंट्री करूंगा? ऑब्वियसली 7,000 रुपए आए, कैश आया, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा? मोहित नहीं, यहां पे हम लिखेंगे कौन से पैसे? बैड डेट वाले पैसे, तो टू लिखेंगे, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितने? 7,000, 7,000, ये एंट्री होगी। यानी कि अगर बैड डेट होता है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, नुकसान है हमारे लिए, और अगर वो बैड डेट रिकवर हो जाता है ऑब्वियसली हमारे लिए फायदा है, तो क्रेडिट होगा। कैश आ गया एक तरफ, पैसे आ गए, और एक तरफ ये हमारे लिए प्रॉफिट है, बैड डेट रिकवर्ड 7,000। तो ये बैड डेट रिकवर की एंट्री है, इंपॉर्टेंट एंट्री, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
और ऐसी कुछ एंट्रीज और देखो, देखो ये 2 एंट्रीज है। पहली एंट्री, मशीन परचेज फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 की मशीन खरीदी, इसकी एंट्री करो सिंपल। 1,00,000 की मशीन खरीदी, क्योंकि मशीन अकाउंट डेबिट है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसे गए 1,00,000, 1,00,000, ये एंट्री करोगे, मशीन खरीदी। अब अगली एंट्री है, मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया 10%, यानी कि 1,00,000 की मशीन है, 10% यानी कि 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन है। 10% पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर, PA, ठीक है, ये पर एनम हम लिखते हैं, पर एनम पर ईयर। तो डेप्रिसिएशन मशीन पे 10%, 1 साल का डेप्शन लगाना है, यानी कि 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो क्या एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है हमें बेसिकली। एंट्री सोचो, जब डेप्रिसिएशन है हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट है, और क्या गया, क्या आया, क्या गया, देखो मशीनरी तो गई, तुम कहोगे ऐसे कैसे गई, डेप्रिसिएशन होने से। क्यों, डेप्रिसिएशन होने से मशीन की वैल्यू कम नहीं हो गई। तो अगर एसेट्स बढ़ती है हमारे बिजनेस में डेबिट होती है, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, जाना जरूरी नहीं है, वैल्यू तो कम हो रही है तो भी। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो क्रेडिट। तो यहाँ मशीन की वैल्यू कम हो गई, कितनी, 10,000। और ऊपर क्या दिखाऊंगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऊपर क्यों आया, डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। जैसे मैंने बताया सैलरी डेबिट होती है, सैलरी टू कैश, जैसे मैंने बताया वेजेस टू कैश, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, है ना। ऐसी डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन बस टू कैश नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से, एक मशीन के घिसने से हमारी जेब से पैसे नहीं निकल जाते, वो तो बस उस मशीन की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन की वैल्यू कम हो गई, इधर डेप्रिसिएशन लॉस हो गया, ये एंट्री होगी डेप्रिसिएशन। कुछ और एंट्रीज देखते हैं। आपने एक बार मुझसे पूछा था कि सर अगर चेक मिलता है तो क्या एंट्री करें, क्योंकि चेक मिलने से मैंने बताया था कि जब भी कभी आपको ट्रांजैक्शन में चेक मिले तो समझ लो बैंक आ गया, बैंक डेबिट हो गया, क्योंकि चेक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। और अगर हम चेक पे करते हैं, किसी को चेक से पे करते हैं, तो बैंक घटता है। यानी कि अगर आपने सोचो मेरे को फीस चेक से दी, तो आपका क्या माइनस होगा, क्या कम हो जाएगा, क्या गया आपके पास से, कैश ढूंढना गया आपके पास से, तो बैंक गया, है ना। तो ऐसे अगर आप मुझे चेक देते हो तो मेरे पास क्या बढ़ गया, क्या मेरा कैश बढ़ा, नहीं, वो चेक तो बैंक में, यानी कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो चेक जहां भी आ जाता है वहां फिर हम बैंक लिख देते हैं। तो वैसी एक एंट्री, गुड सोल्ड टू विजय, मैंने विजय को 10,000 रुपए का माल बेचा एंड रिसीव चेक फ्रॉम हिम, और उससे चेक मिला, और चेक में डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और चेक मिला मेरे को विजय से, और वो चेक मैं अपने बैंक में डालाया। क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया, मैं अपने यहाँ क्या एंट्री करूंगा, क्योंकि मैंने विजय को माल बेचा तो मुझे चेक मिला ना, तो मैं अपने यहाँ क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास चेक आ गया, यानी कि बैंक, वो बैंक बढ़ गया मेरा, और टू सेल, माल बेचा मैंने, सेल अकाउंट, कितना रुपए, 10,000, 10,000। अब आप सोच रहे हो कि विजय क्यों नहीं दिखा रहा, विजय क्यों आएगा, मैं क्यों डेटर बनाऊंगा उसे, माल पैसे दे तो दिए, हाँ पैसे नहीं दिए होते तो मैं यहाँ विजय को अपना डेटर बनाता, भाई विजय से पैसे लेने हैं, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्यों, क्योंकि गुड्स गए हैं तो सेल, और विजय क्यों, अगर मैंने उससे पैसे लेने हैं, यहाँ तो विजय नहीं लिखूंगा ना, पैसे दे तो दिए उसने, तो अब क्यों डेटर बनाऊंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। समझ में आ गया। एक और एंट्री देखो, इसमें एक और एंट्री देखो, मैं ये हटा रहा हूं यहां से, एक ये एंट्री, एक ये एंट्री, और ये एंट्री है 12 जुलाई। क्या एंट्री करो, देखो एंट्री, गुड सोल्ड टू विजय 10,000, मैंने विजय को माल बेचा, एंड रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हिम, और उससे चेक मिला। आपके हिसाब से क्या एंट्री करूं, अगर वही पुरानी एंट्री पे आता हूं, आपको कैसा चेक मिला है, तो चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और यह माल बेचा है तो तू सेल अकाउंट कर दो, जो अभी किया था। अब कुछ अलग थोड़ा ना हो गया, अलग हो गया, वो कैसे, देखो मुझे, मैंने 10,000 रुपए का विजय को माल बेचा, उसने मुझे चेक दे दिया,
चेक अभी मेरे हाथ में है, मैंने उसे बैंक में नहीं डाला, तो क्या मेरा बैंक बढ़ जाएगा? नहीं, बैंक ऐसे नहीं बढ़ेगा। बैंक कब बढ़ेगा? मान लिया आप मुझे फीस का चेक देते हो, ठीक है, तो वो चेक मैंने जेब में डाला और मैं जेब में डाल के घूम रहा हूं, तो क्या मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे? बैंक को कैसे पता लगेगा कि आपने मुझे चेक दिया? मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आ जाएंगे? पैसे कब आएंगे? जब मैं, जो तुमने मुझे चेक दिया है वो चेक मैं ले जाके अपने बैंक में डालूंगा, तब मेरा बैंक, आपके बैंक से पैसे निकाल के मेरे बैंक में डालेंगे ना, तब ऐसा होगा ना कि आपके बैंक से कटेंगे और मेरे बैंक में जुड़ेंगे। लेकिन अगर मैं चेक जेब में डाल के घूमता रहूंगा तो ना तो आपके बैंक से कटेंगे और ना मेरे बैंक में जुड़ेंगे। तो यहां पर भी यही हुआ। गुड सोल्ड टू विजय 10,000, 10,000 का माल बेचा और उसे चेक मिल गया, 10 जुलाई को चेक मिल गया। अब वो चेक 12 जुलाई को मुझे याद आया, ओ 12 जुलाई विजय का चेक मिला था तो भाई जेब में है। उस दिन 12 जुलाई को मैंने विजय का चेक डिपॉजिट इन द बैंक में डिपॉजिट किया। यानी कि मेरे अकाउंट में पैसे कब आएंगे? 10 तारीख को या 12 तारीख को। चेक आपने मुझे विजय ने चेक मुझे 10 तारीख को दे दिया, लेकिन मैं तो जेब में डाल के घूम रहा हूं, तो बैंक थोड़ा ना बढ़ेगा मेरा। बैंक कब बढ़ेगा? हाँ, जब वो विजय वाला चेक मैं बैंक में डाल के आया, अब मेरा बैंक बढ़ेगा। तो यानी कि उस दिन मेरा बैंक बढ़ गया। अब एक बात देखो, यहां भी बैंक बढ़ गया, यहां भी बैंक बढ़ गया, 2-2 बार मैं बैंक बढ़ा रहा हूं, चेक तो एक ही बार मिला है, 2-2 बार बैंक कैसे बढ़ गया मेरा? यानी कि कोई एक एंट्री तो गलत है इसमें। 12 तारीख की गलत है या 10 तारीख की गलत है? तो अब मैं जो इसमें समझाना चाह रहा हूं उसके ऊपर आते हैं। जब आपको कोई भी चेक मिलता है और वो चेक आपने बैंक में नहीं डाला है अभी, तो उसे पता है क्या लिखेंगे? उसे लिखते हैं हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, कि मैंने माल बेच दिया और चेक आ गया। चेक आ गया तो यानी कि बैंक क्यों नहीं? क्योंकि अभी वो चेक इन हैंड मेरे हाथ में है, मैंने बैंक में नहीं डाला। अगर मैं इसे बैंक में डाल देता उसी दिन, जैसे अभी पिछली एंट्री में था, उसी दिन बैंक में डाल देता, तो जरूर मैं यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट कर देता, क्योंकि मुझे पता है चेक आया, मैंने बैंक में डाल दिया तो मेरा बैंक बढ़ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि चेक मिला, सिर्फ बैंक में नहीं डाला, तो इसका मतलब आप लिखोगे चेक इन हैंड, कि आपके पास वो कागज का टुकड़ा आ गया, चेक नाम जिसका, और सेल, माल बेचा, चेक आ गया 10,000। 12 तारीख को क्या हुआ? आप वो जो चेक आपके हाथ में है वो आप बैंक में दे आए, है ना? 12 तारीख को, 12 जुलाई को वो चेक आप बैंक में दे आए। इस दिन मेरा बैंक बढ़ गया, क्योंकि मैंने विजय का चेक बैंक में इस दिन 12 जुलाई को डिपॉजिट किया, तो इस दिन मेरा बैंक बढ़ गया, उस दिन नहीं बढ़ा था, इस दिन बैंक बढ़ गया। तो आज बैंक डेबिट तो हो गया, समझ में आ गया। तो क्या मैं दोबारा सेल लिखूंगा? क्या सेल तो 2 बार हुई है? नहीं, सेल तो एक ही बार हुई है। तो यहां क्या लिखूंगा? यहां मैं लिखने वाला हूं चेक इन हैंड क्रेडिट। सोच के देखो, गुड्स सोल्ड टू विजय, मैंने विजय को माल बेचा, 10,000 रुपए का चेक मिला, तो उस दिन क्या आया मेरे पास? क्योंकि वो चेक मैंने बैंक में नहीं डाला, तो चेक इन हैंड, चेक आ गया, सेल कर दिया। जिस दिन वो चेक बैंक में डाला उस दिन बैंक बढ़ गया और वो चेक गया 10,000। समझ में आ गया? यहां बैंक नहीं बढ़ाया, मैंने चेक लिखा, और जिस दिन वो चेक बैंक में गया उस दिन बैंक बढ़ा और वो चेक खत्म। इन दोनों एंट्रीज को जरा मर्ज करके देखो, इन दो एंट्रीज को मर्ज करो। मर्ज का मतलब, जैसे ये डेबिट से क्रेडिट कट गया, क्या बचा? क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट बचा और इधर टू सेल, यानी कि माल बेचा और बैंक में पैसे आ गए। इफेक्ट तो, नेट इफेक्ट तो वही है, माल बेचा पैसे आ गए, लेकिन क्योंकि वो 2 अलग अलग डेट्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमें अलग अलग एंट्री करनी पड़ी। ठीक है?